तो क्या आपने कभी नोटपैड, वर्डपैड, पावर पॉइंट, कैलकुलेटर इन ऐप्स का यूज करा है? तो ऑफ कोर्स आप लोगों का आंसर होने वाला है यस। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इनके अंदर भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं? क्योंकि ये भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, इनको भी प्रोग्राम करा गया है, तो इनके अंदर भी बग्स और वनरेबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग सिर्फ एंड्रॉइड, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वेब ऐप पेन टेस्टिंग इसी में उलझे रह जाते हैं और हम कभी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के बारे में नहीं सोचते। तो आज हम एक ऐसा ही चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं जो कि जीयूआई बेस्ड है। तो पहले मैं इस चैलेंज का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं। तो 2022 अभी स्टार्ट हुआ है और ज्यादा सीटीएफ्स नहीं थे। सो वन ऑफ माय फ्रेंड एंड माय टीममेट रायन वाज गेटिंग बोर्ड। सो मैंने सोचा लेट्स क्रिएट अ चैलेंज, बट ये चैलेंज थोड़ा सा डिफरेंट और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे और ये डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें जीयूआई इंक्लूड करी जाए। ठीक है, क्योंकि जीयूआई के चैलेंज बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जीयूआई के साथ, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैलेंज को बनाते हैं। तो मैंने क्या काम करा, मैं गिटहब पे गया और मैंने गिटहब पे जो ओपन सोर्स कोड था जीयूआई एप्लीकेशंस का वो मैंने डाउनलोड कर लिया और उसी से मैंने चैलेंज बनाया। ठीक है, इसमें मेरा बहुत कम कोड है। ज्यादातर कोड सारा 95% कोड जितना भी है वो सारा ओपन सोर्स है, गिटहब से है। या फिर एक कोड ऐसा भी है कैलकुलेटर का जो मैंने कोड विद हैरी से लिया है। आप लोग सब जानते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर है ना। तो इनके अंदर जो वनरेबिलिटीज थी वो भी मैंने नहीं लिखी है, वो ऑलरेडी इनके अंदर प्रेजेंट थी। तो आप देखो ओपन सोर्स गिटहब पे जितना कोड पड़ा है वो कितना ज्यादा वनरेबल है। हम उसको यूज करते हैं लेकिन हमारे को पता नहीं उसके अंदर वनरेबिलिटीज भी प्रेजेंट है। तो हमारा इस चैलेंज में टास्क है कि हमारे को दो आरसीई ढूंढनी है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर वनरेबिलिटी होती है ना। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा सबसे पहले कि सीधा सॉल्यूशन देखने से पहले आप चैलेंज को खुद से ट्राई करो, तब आपको भी मजा आएगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाओगे तब आके आप सॉल्यूशन देखना, पहले इस चैलेंज को खुद ट्राई कर लो। चैलेंज का जो यूआरएल है वो आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप चैलेंज को अपने सिस्टम पे खुद इंस्टॉल कर सकते हो। pip3 install GUI made easy, इस कमांड को रन करोगे तो इस सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपको इसके अंदर जो इसके अंदर GUI एप्लीकेशन है उसके अंदर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ढूंढने हैं दो। तो मैं ये लेके चलूंगा कि एक सीटीएफ का चैलेंज मुझे मिला है और मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कैसे इसमें सबसे पहले वनरेबिलिटी ढूंढूंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर वनरेबिलिटी ढूंढनी कैसे है। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा कोड हो सकता है जीयूआई एप्लीकेशन का, तो हम देखेंगे उसमें वनरेबिलिटी ढूंढनी कैसे है। उसके बाद उस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफी बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो पहले आप खुद ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को देखना तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप डायरेक्ट भी देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इसको सॉल्व करने में। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग देखने से कि भाई इसकी वर्किंग क्या है। समझेंगे पहले कि हम हमारा टारगेट करता क्या है, ठीक है, और क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसके अंदर, फिर हम उनको एक्सप्लॉइट करने की और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, दिस इज जस्ट अ फन चैलेंज फॉर माय फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बताया ये। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पे मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन जो रिलीज करा है वो 25 मिनट्स अगो है। कुछ चेंजेस मैंने इसके अंदर करे हैं, बग फिक्स करे हैं कुछ, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, और अब देखते हैं इसका मेन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। दिस इज माई फर्स्ट पैकेज, आई थिंक दीज GUI प्रोग्राम्स आर सेफ, प्रूव मी रॉन्ग। ठीक है, ये नॉर्मल जैसे एक CTF चैलेंज का डिस्क्रिप्शन होता है वैसा यहाँ पे बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिए गए कि इस पैकेज को, इस मॉड्यूल को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो नॉर्मल आप इंपोर्ट कर सकते हो और इसके अंदर 6 मेन फंक्शन है। क्लॉक फंक्शन है, वेदर फंक्शन है, कैलकुलेटर है, नोटपैड है, टू डू है और स्नेक है। ये फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, फिर इसके सोर्स कोड में हम देखना शुरू करेंगे कि कहाँ पे हमारे को क्या वनरेबिलिटी मिलती है, फिर हम वो देखना शुरू करेंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं इसको अपने सिस्टम के ऊपर pip3 की मदद से। pip3 इंस्टॉल GUI मेड इजी। ठीक है, नॉर्मल सा है तो एंटर मारते हैं यहाँ पे इसको, और यहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबा चौड़ा सा एरर आ गया, देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो ये हमारे को कह रहा है कि टी किंटर या फिर किंटर बोल लो, नॉट फाउंड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे को बता भी रहा है। तो अगर आपके सिस्टम पे किंटर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। यूजुअली ये पाइथन के साथ आता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। लेकिन अगर आप लोग मिनिमल इंस्टॉल करते हो अपने लिनक्स सिस्टम का तो उसमें किंटर नहीं भी आता। ठीक है, तो अगर आप में नहीं आया तो ये ऐसे एरर देगा आप लोगों को, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस कमांड को आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और प्रिंटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिपेंडेंसी समझ सकते हो एक तरह से। तो किंटर हमारे सिस्टम पे हो गई है। अब यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं pip3 इंस्टॉल GUI मेड इजी। ठीक है, एंटर मारते हैं यहाँ पे एंड सक्सेसफुली हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे वर्जन एक बार चेक कर लेना, 1.3 ही होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन ही आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, जो मैंने अभी भी अपडेट करा है उसमें काफ़ी सारे बग्स को मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा टारगेट करता क्या है और फिर हम काम करना शुरू करेंगे अपना जो मेन काम है। तो पाइथन 3 खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इंटरप्रेटर, और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट GUI मेड
इजी, ठीक है। एंटर मारते हैं, इंपोर्ट हो गया है सिस्टम के ऊपर, GUI मेड इजी डॉट क्लॉक था शायद एक पहला फंक्शन, क्लॉक, ठीक है। क्लॉक को देख लेते हैं क्लॉक क्या करती है। तो क्लॉक बहुत इजी है, यहाँ पे करंट टाइम दिखा रही है हमारी, और यहाँ पे अगर हम क्लिक कर सकते हैं, कुछ बटन्स हैं यहाँ पे, और कुछ शायद लिख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और करंट टाइम पे क्लिक करेंगे तो मतलब उसके आगे करंट टाइम जो भी हमने क्लिक करा वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्विट पे करेंगे तो क्विट हो जाएगा, बहुत ईजी था ये, ठीक है। और एक्चुअली पूरा पाइथन 3 ही क्विट हो गया है। तो यहाँ पे दोबारा करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं GUI मेड इजी को, और क्लॉक की जगह इस बार हम लोग क्या काम करते हैं, दूसरा कौन सा फंक्शन था यहाँ पे हमारे पास, एक था स्नेक, मुझे याद है स्नेक, हम कर लेते हैं स्नेक पे एंटर मारते हैं। स्नेक में क्या है, स्नेक गेम है यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे मेरा स्कोर 0 है, मैं दिखा देता हूँ कैसे चलता है, WEASD से चलता है। एंटर मारते हैं और यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, एंड सो यहाँ पे ऐसे है, बस ये नॉर्मल सा एक स्नेक गेम है, और इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा गेम था। उसके अलावा हमारा एक और था यहाँ पे, हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर था एक, कैलकुलेटर, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, कैलकुलेटर को एंटर मारते हैं। कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर है यहाँ पे, 55 प्लस 66 इक्वल्स टू 121, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखें, अगर हम अपना यहाँ पे चीज़ें भी लिख सकते हैं क्या, अगर मैं हेलो लिखूँ एंड इक्वल्स टू मारू, एंड यहाँ पे हमारे को लंबा चौड़ा सा एरर मिला है, एंड नेम एरर। तो अगर आप इस चैलेंज को ट्राई कर रहे थे और इसको सॉल्व नहीं कर पाए और सॉल्यूशन के लिए वीडियो पे आए हैं, तो मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है। इस एरर को पढ़ो और एन्यूमरेट करो और देखो वनरेबिलिटी कहाँ पर है। यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा लगा है कि यहाँ पे हम देखेंगे इसको बाद में चल के, अभी पहले मैं एन्यूमरेट कर लेता हूँ और ज़्यादा, ठीक है। जब भी आप अपने किसी भी चीज़ को एन्यूमरेट कर रहे होते हैं, जैसे मैं एन्यूमरेट कर रहा होता हूँ किसी चीज़ को, किसी चैलेंज को, तो आप उसमें अनयूजुअल चीज़ डाल के देखो जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा ऐसी चीज़ें डाल के देखो आप। नॉर्मली डेवलपर क्या सोचता है, उसने यूजर से फ़ोन नंबर मांगा है तो लोग फ़ोन नंबर ही डालेंगे, लोग इंटीजर डेटा टाइप ही डालेंगे। लेकिन व्हाट इफ मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया फ़ोन नंबर के अंदर, क्या आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है? वो सब हमारे को देखना होता है। तो आप ऐसी चीज़ें अनयूजुअल डाल के देखते रहो, जब टारगेट को एन्यूमरेट भी कर रहे हो ना तब भी डाल के देखते रहो। जहां पे आपको क्रैश मिले उसको साइड में दिमाग में रख लो अपने कि मेरे को इस हिस्से पे काम करना है। जैसे हमारे को कैलकुलेटर में एक एरर मिल गया तो मैं इसको देखूंगा बाद में चल के कि ये एरर क्यों आया, ठीक है। तो इसको क्रॉस करते हैं और बाकी चीजें देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा कैलकुलेटर भी हो गया, स्नेक भी हो गया, उस क्लॉक भी हो गया, है ना। उसके अलावा यहाँ पे और क्या था, एक टू डू ऐप था, टू डू, इसको भी कर लेते हैं, एंटर मारते हैं। टू डू काफी अच्छी सी एप्लीकेशन लग रही है। यहाँ टास्क लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो टास्क में हम लिखते हैं हेलो, और ड्यूरेशन इन डे में यहाँ पे हम भी लिख देते हैं, पता नहीं यहाँ क्या लिखना है, ड्यूरेशन इन डे 1 आवर दे देते हैं, शायद आर पूछ रहा है। और प्रोग्रेस कितनी हो गई है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50% हमारी प्रोग्रेस हो गई है। और इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे देखोगे तो स्टेटस, अच्छा ये डे, यहाँ डे बताना था, ठीक है। तो 1 डे लेफ्ट, और प्रोग्रेस हमारी 50% हुई है, ड्यूरेशन, और ये सब हमारे को ये बताता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सा है, हमारे काम भी आ सकता है किसी लोगों के अगर चाहिए तो। क्रॉस करते हैं इसको और अगली चीज़ें देखते हैं। टू डू हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, वेदर था हमारा एक, वेदर, ठीक है। वेदर को खोल लेते हैं, वेदर में देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिटी नेम, और अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है, और देखते हैं, सर्च करते हैं, तो ये हमारे को बस उसका टेम्परेचर वगैरह बताता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वगैरह में। सो ये वेदर एप्लीकेशन है, और ये यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि कहाँ से ला रही है फैच करके वेदर इन्फॉर्मेशन, है ना। ऐसा भी हो सकता है उस चीज़ में कोई गलती हो, या फिर जहाँ पे एपीआई किसी का यूज़ ले रही हो, उस एपीआई पे भी जाके आप टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना। मतलब आप उस एपीआई की टेस्टिंग करने जाओगे तो वेबसाइट पे आप उनके पहुँच जाओगे और वहाँ पे टेस्टिंग करना। अभी के लिए मैं सिर्फ फोकस करूँगा जीयूआई पार्ट में कि ये कैसे डील कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ अलग लिख दूँ, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं अ, ये दे देते हैं, तो ये कैसे डील करेगा, सर्च करते हैं और सिटी नॉट फाउंड। तो एक्चुअली में ये जो है वेदर एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से डेटा को डील कर रही है। जैसे कैलकुलेटर तो क्रैश ही हो गया था, अगर हमने कुछ डाला, यहाँ हेलो डालते हैं तो ये हमारे को बता रही है कि, लेकिन अच्छे से दिखने का ये मतलब नहीं है कि वो सही में अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एरर तो दिखा रही हो लेकिन बैकग्राउंड में मे बी इस हेलो को ये ऐसे इंटरप्रेट कर रही हो कि ये कोई कोड हो, या कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ऐसा सिनेरियो लेके चलो, ऐसा जरूरी नहीं कि अच्छे से आउटपुट सामने दिख रहा है तो वो अच्छा ही हो रहा हो। अगर आप लोगों को ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता है तो उसमें हमारे को सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमारी एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है बैकएंड में, ना। सो जरूरी नहीं कि सामने अगर अच्छा ही दिख रहा है तो अच्छा हो भी रहा होगा बैकएंड पे, तो वो सब भी हमारे को बाद में एनालाइज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है मेरे ख्याल से, वो था नोट पैड। वेदर क्या नोट पैड था, नोट पैड, एंटर मारते हैं। नोट पैड बहुत बेसिक सा नोट पैड है, हेलो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम जो भी चाहें। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट फॉन्ट का ऑप्शन है, अगर मैं अप्लाई कर दूँ नाइस। एंड उसके अलावा फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, अप्लाई बड़ा हो जाएगा।
उसके अलावा फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर लेते हैं, अप्लाई सबको बोल्ड कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्फो बताता है, एडिट में कट कॉपी पेस्ट है, ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे मेन फीचर मेरे दिमाग में जो रहेगा, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं ये देखूंगा कि ये जो फाइल है उसको ओपन कैसे करता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फाइल ओपन कर रहा हो उसका डेटा इंटरप्रेट करता हो या किसी ऐसे फंक्शन में डाल रहा हो जो डेटा को सही से हैंडल ना कर रहा हो, तो वो हमारे काम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ओपन और सेव ये सारे तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन आते हैं, इसमें हमारा ज्यादा हाथ नहीं रहता, ठीक है। उसमें एक आता है सेव डायलॉग बॉक्स और ये सब, ये सेव कर देता है। न्यू में ये हो सकता है कि ये जो न्यू फाइल ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स तो आता है, लेकिन वो जो न्यू कंटेंट आता है उस न्यू कंटेंट को यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करता है और क्या चीज़ें करता है, वो मे भी ऐसा हो सकता है कुछ उसमें ट्रिकी पार्ट हो, तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ हिस्से होते हैं जिनमें देखना होता है। अब इसको क्लोज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ करना, है ना। तो सबसे पहले हमारे को लोकेशन चाहिए कि इसका सोर्स कोड कहाँ है सारा। तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, किसी भी मॉड्यूल के अंदर एक वेरिएबल होता है, उसका आप यूज ले सकते हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, कुछ ऐसा नहीं डेवलपर अपनी तरफ से डालता है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। एंटर मारोगे तो आपको इसकी फाइल पता चल जाती है कि कहाँ पे इसकी init.py फाइल है ना। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ पे सारा सोर्स कोड मिलेगा, तो फिर हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। टर्मिनल पे आते हैं वापस क्विट करके, एंड यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसको सबलाइन में पूरे फोल्डर को खोल लेंगे। तो यहाँ पे ये init.py फाइल को हटा के मैं पूरा फोल्डर दे दूंगा, तो ये पूरा फोल्डर जो है हमारे सबलाइन में खुल जाएगा। एंड यहाँ पे आप आके व्यू साइड बार कर देना, यहाँ व्यू में जाके साइड बार में अनेबल कर देना शो साइड बार, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारा जो भी इसके अंदर है। ये है इसका पूरा कोड। तो स्टार्ट करते हैं इसको देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड init.py सबसे पहली फाइल है। init.py नॉर्मली जैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले ये फाइल रन होती है, ठीक है। और इस फाइल में आप देखोगे ज़्यादा खास काम नहीं हो रहा है, बस ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि GUI मेड इजी एक फोल्डर होगा जहाँ पे मेन सोर्स कोड है, वहां से उसके अंदर एक फोल्डर है GUI मेड इजी, उसके अंदर एक फाइल है कैलकुलेटर डॉट पाई, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैलकुलेटर, तो ये एक फोल्डर के अंदर है। GUI मेड इजी के अंदर एक फाइल है कैलकुलेटर डॉट पाई, उसके सारे फंक्शन जितने भी उसके अंदर है क्लास है वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ये है, तो ये हमारे को जब हम लिखते हैं ना खाली क्लॉक लिखते हैं हम, CLOC के क्लॉक, तो इसीलिए हमारा काम चल पा रहा है, वो है जबकि इस फाइल के अंदर, लेकिन हमारे को इस फाइल फुल का नेम नहीं देना पड़ रहा है, वो सारा इनिट हैंडल कर रहा है अपने आप, ठीक है। तो ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था, इससे कोई रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड कुछ नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना, मैं कैलकुलेटर पे जाना सबसे पहले पसंद करूंगा, लेकिन बीच में ऑसम क्लॉक है तो उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि क्लॉक वाले में मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था ऐसा देखने वाला, क्योंकि एक्सप्लॉइटेबल कुछ नहीं था, हमारा जो डेटा था वो अंदर ले नहीं रहा था, है ना। मेजरली जब मैं आपको बताता हूँ मेजरली जो वनरेबिलिटीज कहाँ मिलती है, कि जो एप्लीकेशन है जब वो हमारा यूजर डेटा लेती है, यूजर से डेटा लेती है, उसको वो कैसे हैंडल कर रही है, वहां वनरेबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो बटन है बटन में वनरेबिलिटी होगी, बटन का फंक्शन या फिर जो एप्लीकेशन दिखा रहा है उसमें बहुत रेयरली वनरेबिलिटी मिलती है। वनरेबिलिटी कहाँ मिलती है कि एप्लीकेशन के अंदर हमारा डेटा हैंडल कैसे हो रहा है बैक एंड में, वहां मेन वनरेबिलिटी हमारे को मिलती है। तो जो क्लॉक वाला था उसमें मैंने डेटा डाल था, लेकिन उसमें हमारा कुछ डेटा नहीं जा रहा है, हम बटन क्लिक कर रहे हैं वो टाइम नोट करके हमारे को दिखा रहा है, हमसे कुछ डेटा नहीं ले रहा है, तो वो मेन पार्ट था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑसम क्लॉक में फिर भी कि क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं, हम क्लॉक फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, हमें पता है हम क्लॉक फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, तो यहीं से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये एक विंडो बनाता है, जो हम देखते हैं वो खुलता है ना, पॉपअप सा, मतलब मेन जो विंडो बनती है एप्लीकेशन की GUI की, वो खोलता है, उसके विड्थ और हाइट वगैरह सेट करता है, फिर लेबल करंट टाइम वगैरह ये सब सेट करता है कि क्या लिखा आना चाहिए, ठीक है। इन सब में कोई ज्यादा वनरेबिलिटी नहीं होती। अब क्या होता है, जब आप अगर आप बिगनर हो, ठीक है, या फिर आप नए हो CTF वगैरह में, तो आप क्या होगा, कोड देख के डर जाओगे, अरे इतना सारा कोड, क्योंकि बहुत सारी फाइल है और सबके अंदर ऐसा कोड होगा जो किसी को समझ नहीं आएगा। GUI प्रोग्रामिंग हर किसी को नहीं आती, ठीक है। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं खुद बोल रहा हूँ, GUI प्रोग्रामिंग में मैंने बना रखी है 2-3 GUI एप्लीकेशन, तो मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों को हो क्या रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि इनमें वनरेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली आप देख रहे हो ये फ्रेम बना रहा है, ये एप्लीकेशन बना रहा है, ये टेक्स्ट लिख रहा है उसके ऊपर, इसमें वनरेबिलिटी नहीं होती। वनरेबिलिटी कहाँ होती है, हमारा डेटा कैसे हैंडल हो रहा है, और हैंडल क्या होता है, वो इफ एल्स फॉर लूप कंडीशन से ही होता है, तो वो सब तो आपको आता ही होगा बेसिक पाइथन, है ना। तो वो मैं समझाते चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद ये क्या काम करता है, उसके बाद ये क्लॉक क्लास को कॉल करता है, ठीक है। फ्रेम यहाँ पे सुपर क्लास होगी, ठीक है, उसके साथ। और उसके बाद यहाँ पे हम खास नहीं दिख रहा है, बटन बुटन बना रहा है, वही है हमने जो देखा था। करंट टाइम पे हम क्लिक करते हैं, करंट टाइम दिखाता है, क्विट पे क्लिक करते हैं तो एग्जिट कर जाता है, वही सब हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो हम चलते हैं मेन जो क्लास काम कर रही है सारा उसका काम देख लेते हैं कि वो क्या काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इनिट बना रही है और टाइम डिस्प्ले हो रहा है सेकंड्स में, और ये फॉर्मेट दिया गया है किस टाइम किस फॉर्मेट में टाइम को दिखाना है। उसके अंदर यहाँ पे एक टिक फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। टिक फंक्शन भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं काम कर रहा है, डिस्प्ले सेकंड्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसा नहीं कोड है जिसको एक्सप्लॉइट कर पाए, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सारा जितना भी हो रहा है ये GUI रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हम यूजर डेटा डाल पा रहे हैं, ना ये कहीं पे ऐसा ही बहुत बार होता है कहाँ पे ये डेटा स्टोर कर रहा है।
मे बी गलत तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा है, हम उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ना ये डेटा कहीं पे स्टोर कर रहा है, ना ये कहीं से डेटा रीड कर रहा है, अपने ही अपने अंदर छोटा सा सिम्पल सा प्रोग्राम है, तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसको स्किप करेंगे। अब चलते हैं हमारे मेन टारगेट कैलकुलेटर पे, जिसमें मैंने देखा था कि हेलो आया था, ठीक है। और वो एरर जो था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो एरर स्पेशल था, मैंने उस पर फोकस क्यों करा मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैं पाइथन 3 को फिर से खोलता हूँ और मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट GUI मेड इजी, ठीक है, एंटर मारते हैं। और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, GUI मेड इजी में कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर को कॉल करा। अब जब मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने जब हेलो लिखा, तो एक्चुअली में क्या हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा सा एरर आया था। मेरे को वो दिक्कत नहीं कि एरर आया, एरर में क्या लिखा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस करते हैं इसको एंड एरर को देखते हैं। यहाँ पे एरर आया है, नेम एरर, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपको ये एरर फेमिलियर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, क्या एरर आया, नेम एरर, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। क्या ये आपको फेमिलियर लग रहा है थोड़ा सा इसको देख के? तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जो वहां पे हम इनपुट डाल रहे हैं वो एक्चुअली पाइथन में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारा पाइथन जो भी हम लिख रहे हैं वो पाइथन के कोड में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका रीजन अभी हम देखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा डेवलपर ने क्या लिखा है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके अंदर ओरिजिनल पाइथन का ऐसा कोड भी डाल सकता हूँ जो मुझे रिवर्स शेल तक दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप पूरी फाइल लिख दो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कैलकुलेटर को रन करते हैं तो आप देखोगे आप पे सिर्फ एक ही लाइन है लिखने के लिए कोड। आपको कुछ ऐसा पेलोड डालना पड़ेगा जो इसी लाइन में आपका काम करे, ठीक है, यहाँ पे। या फिर आपको कोई मल्टीपल अगर लाइन वाला प्रोग्राम है तो उसको आपको वन लाइनर में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरह, तब वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन है पाइथन का कोड, तो हम एक लाइन का कोई भी ऐसा पाइथन का कोड दे सकते हैं जो एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है, जिससे हमारे को चाहे रिवर्स शेल मिले या फिर जिससे हम आउटपुट ले पाए, ऐसा कुछ हमारे को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका सोर्स कोड एनालिसिस कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कहाँ है ये गलती, और फिर हम देखेंगे इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लास बनी है एप्लीकेशन, नीचे चलते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर फंक्शन को हम कॉल करते हैं। कैलकुलेटर वही बनाता है, यहाँ पे फ्रेम फ्रूम पूरा तैयार कर देता है अच्छे से, ठीक है। मेन हमारा काम है एप्लीकेशन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, टाइटल वगैरह सेट हो रहा है। तो एप्लीकेशन में चलते हैं और देखते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद ये भी हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे ये इनिट फंक्शन वगैरह को बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे अभी इन फंक्शन को छोड़ते हैं और फिर नीचे का कोड देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है क्रिएट विजेट, ये बना रहा है सारा, जितना भी आप देख रहे हो ना वो पूरा बना हुआ आ रहा है, फ्रेम सा GUI सा बना हुआ आ रहा है, वो सारा ये बना रहा है। कहाँ पे क्या बटन सेट होना चाहिए, किस जगह पे, ठीक है, और वो बटन क्या काम करेगा, ये सब डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ये जितना कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिसाइड कर रहा है, बॉर्डर के विड्थ कितने, मतलब ये पूरा डिजाइन कर रहा है। साथ ब साथ यहाँ पे जो बटन बन रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बटन है ना ये सारे, ठीक है, इन बटन दबाने पे क्या चीज एग्जीक्यूट होनी है वो भी यही बताता है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि ये बटन दबने पे होना क्या है, ठीक है। तो जैसे ये वाला कोई बटन होगा, ये क्लियर का बटन होगा, तो ये क्या काम कर रहा है, क्लियर टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर टेक्स्ट, तो ये क्लियर टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे यहाँ पे सेल्फ डॉट अपेंड टू डिस्प्ले, यानी कि ये स्टार को दिखाएगा, जहाँ पे कैलकुलेशन दिखती है वहां पे लिखा आएगा, ये स्टार बनाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पे इसमें हो रहा है। तो हमारे को ये देखना है जब हम इक्वल्स टू वाला बटन दबाते हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि हम जैसे हेलो लिखते हैं और इक्वल्स टू वाला बटन दबाते हैं, आपको दिखता है लंबा चौड़ा एरर आ जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है इक्वल्स टू वाले बटन में, मुझे वो देखना है। तो इक्वल्स टू बटन में चलते हैं कि वो कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस फंक्शन में मेन वनरेबिलिटी लाई करती है ना। और इक्वल्स टू देखो यहाँ टेक्स्ट के अंदर कहीं इक्वल्स टू, ये रहा इक्वल्स टू, मेरे को मिल गया है, ठीक है। और इक्वल्स टू में चलते हैं और कैलकुलेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैलकुलेट एक्सप्रेशन में हम ऊपर चलते हैं, इस फंक्शन में हो क्या रहा है, ये वाला फंक्शन देखते हैं। हमारा मेन काम का यही है कि ये कैलकुलेट भी कर रहा है, मेन सारा कुछ यही काम कर रहा है। तो ये सबसे ये रहा कैलकुलेट एक्सप्रेशन। तो ये क्या काम कर रहा है, जो भी मतलब चीजें डाली गई हैं, ठीक है, मैंने लिखा 4+5, तो ये उसको गेट कर रहा है, यानी कि उसको ले रहा है और उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे वो जो यूजर ने डाला है उसमें अगर परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज को रिप्लेस कर रहा है डिवाइड बाय 100 से, ठीक है, नॉर्मल काम है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो उसका ये क्या आता है, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता है, ट्राई करता करने की, इवेल करता है, इवेल फंक्शन का यूज, और सेल्फ डॉट एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी यूजर ने डाला है 4+5 डाला है तो उसको इवेल में कर देगा। इवेल फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, इवेल फंक्शन करता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करता है, सेल्फ डॉट रिप्लेस टेक्स्ट एक फंक्शन का यूज करता है, कहीं पे होगा ऊपर ये रहा, ठीक है। और डिलीट 0, इंसर्ट 0, जो भी ये काम कर रहा है इसमें हमारा कुछ ऐसा वो नहीं है, मतलब ये सारा GUI का है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कुछ एरर आता है तो एरर दिखा देता है इनवैलिड इनपुट, ठीक है, जो कि मेरे को अभी तक नहीं दिखाया। मेरे ख्याल से इनवैलिड इनपुट एक बार भी हमारे को नहीं दिखाया गया है, तो शायद ये बहुत गंदी तरीके से डेटा को हैंडल कर रहा है और सही में कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यूजर से डायरेक्ट इनपुट ले रहा है, जो भी यूजर लिख रहा है उसका इनपुट ले रहा है और उसको सीधा इवेल फंक्शन के अंदर ही डाल रहा है।
और उसको सैनिटाइज नहीं कर रहा है, मतलब ये देख नहीं रहा कि यूजर ने क्या डाला, यूजर कुछ भी डाल रहा है उसको सीधा ईवेल फंक्शन के अंदर डाल रहा है, तो ये गलत है। आपको यहाँ पे इनपुट का सैनिटाइजेशन करना चाहिए, इनपुट को वैलिडेट करना चाहिए कि वो सही भी है, वो रेफरेंस में भी है, वो कैलकुलेटर से रिलेटेड भी है। हेलो लिख दिया, हेलो कैलकुलेटर से कोई रेफरेंस नहीं रखता, फिर भी वो ईवेल फंक्शन के अंदर सीधा सीधा चला गया। तो अब हम देखते हैं कि ईवेल फंक्शन क्या है और क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने गीक्स फॉर गीक्स खोल लिया है, बहुत कॉमन वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम ईवेल के बारे में इसने क्या बताया यहाँ पे, ठीक है। पाइथन eval function pass the expression argument and evaluate it as python expression and runs the python expression code within the program। यानी कि ये क्या कह रहा है कि हम जो भी eval के अंदर डालते हैं, ठीक है, जो भी हम eval के अंदर डालते हैं उस पैरामीटर का नाम एक्सप्रेशन है या उस आर्ग्यूमेंट का नाम, तो हम जो भी एक्सप्रेशन डालते हैं, मान लो eval के अंदर मैंने लिख दिया 4+5, ठीक है, तो वो एक एक्सप्रेशन है, तो हम जो भी एक्सप्रेशन उसके अंदर डालते हैं ये उसको कोड समझ के एग्जीक्यूट करता है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि मैं इसके अंदर जो भी लिख रहा हूं वो उसको कोड समझ के एग्जीक्यूट करता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है फिर वो प्रोग्राम को वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है, ये काम होता है, ठीक है। सो अगेन अगर आप लोग इस चैलेंज को खुद से ट्राई कर रहे थे और वनरेबिलिटी नहीं ढूंढ पाए, तो मैंने यहाँ पे वनरेबिलिटी को रिवील कर दिया है, तो अब जाके आप इसको खुद से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हो, और अगर आप खुद से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए तो आप वापस आके सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किस लिए यूज होता है कि अगर आपको पाइथन के अंदर ही पाइथन का कोड रन करना है, मान लो मुझे पाइथन के अंदर ही पाइथन का कोड यूज करना है कुछ भी करके, मतलब किसी भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो आप उसके लिए ईवेल फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो अगर मान लो कैलकुलेटर में क्या होता है कि मैं देता हूँ 4+5, तो पाइथन में बड़े आराम से काम करेगा, पाइथन में फाइल के अंदर लिख दोगे 4+5 तो उसे पता चल जाएगा 9, तो आप उसे ईवेल फंक्शन के अंदर डालोगे तो 4+5 वो करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा 9 वो रिटर्न कर देगा, जिसको आप एक वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसके अंदर आप 4+5 ही दोगे, कुछ भी इसके अंदर आप कोई भी पाइथन का कोड दोगे उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो भी रिटर्न कोड आएगा वो आपको यहाँ पे वापस कर देगा। तो अब आप दिमाग अगर आपका खुल गया हो तो हम यहाँ पे कुछ भी पाइथन का कोड रन कर सकते हैं वन लाइनर। तो आई थिंक सीधा एक्सप्लॉइट करने चलते हैं और देखते हैं हमारा ऐसा कौन सा पेलोड है जो इस पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सीधा मैं GUI मेड इजी में कैलकुलेटर को खोल लेता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर मेरा कुछ भी कोड चल रहा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, देखते हैं हम यहाँ पे प्रिंट हेलो, इसको इक्वल्स टू जैसे ही मैं दबाऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या आया, क्या आप देखोगे तो एरर तो आएगा, ठीक है, एरर आया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो, हमारा जो कोड था वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या अगर मैं ऐसे लिखूं इम्पोर्ट OS तो क्या ये काम करेगा, एंटर मारते हैं और मेरे ख्याल से एरर आया होगा, लेकिन यहाँ पे एरर आया है सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे स्पेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हम स्पेस इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको कोट्स के अंदर रन करके देखूँ, ऐसे देखे देखिए इक्वल्स टू, तो भी एरर आया क्या, तो भी इनवैलिड इनपुट आया है, सिंटेक्स एरर। और इसके अलावा अगर मैं ऐसे सिंगल कोट्स में इसको देके देखते हैं क्या ये काम करेगा, तो भी हम यहाँ पे देखते हैं तो भी एरर आया है, ठीक है। तो हम ये तो कर नहीं सकते ऐसे इंपोर्ट, क्योंकि अगर आपको शेल चाहिए, रिवर्स शेल भी चाहिए, तो आपको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम काम कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, तो हमारे को मॉड्यूल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे वाला इंपोर्ट तो काम नहीं कर रहा है ना। तो अगर ऐसे में मैं स्टक हो जाऊं तो मैं क्या काम करूंगा, मैं सीधा सीधा गूगल पे जाके सर्च करूंगा डिफरेंट वेज टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है। मैं सीधा सीधा ये सर्च करूंगा कि भाई और क्या क्या तरीके हैं कि जिससे मैं पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि ये तो काम कर नहीं रहा है, हमने देख लिया है ना। तो यहाँ गीक्स फॉर गीक्स को ही खोल लेते हैं, सबसे पहले ये आया, ठीक है। एंड ये खुलने के बाद ये क्या कह रहा है कि इंपोर्ट इन पाइथन इज सेम एज इंक्लूड इन हेडर फाइल और C++, ठीक है। ये इंपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम, when import is used it search for module initially in the local scope by calling this function। तो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इस फंक्शन को कॉल करता है विद मॉड्यूल नेम, ठीक है। तो हम इसका भी शायद यूज ले सकते हैं, इसको और देख लेते हैं अभी यहाँ पे, और इसके आगे कुछ दिया हुआ है क्या। और नीचे यहाँ पे मेरे को कुछ खास दिख भी नहीं रहा है इसके अलावा यहाँ पे, एंड यहाँ पे इनका यूज करके दिखाया इस फंक्शन का अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंपोर्ट। तो हम इसको क्लोज करके और कोई देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होंगे। स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, ये तो सबको पता ही है स्टैक ओवरफ्लो। तो अगर हम स्टैक ओवरफ्लो में देखें तो स्टैक ओवरफ्लो में इन्होंने भी यही बताया कि ये वाला अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंपोर्ट ऑल्सो स्टिल वर्क्स इन, तो हम इसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल और लोगों ने भी यही बता रखा है, सब जगह यही बता रखा है कि आप इसका यूज ले सकते हो। तो हम सीधा देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंपोर्ट को, ठीक है, मे बी ये काम कर जाए हमारे लिए। और यहाँ पे हम चलते हैं और एंटर मारते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंपोर्ट, एंड सीधा ये खुलेगा हमारा, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स ही आया सबसे ऊपर, काफ़ी फेमस है गीक्स फॉर गीक्स, या शायद मेरे लिए पर्सनली दिखाता है गूगल, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर खोलता हूँ।
तो इसमें क्या होता है कि इंपोर्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे नेम देना होता है जिसको इंपोर्ट करना है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी है, ग्लोबल लोकल्स, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, जैसे नंपाई को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे इन्होंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंपाई, और ये क्या काम करता है, शायद एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, वो जो हम फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मेथड्स या जो भी हैं उनको सबको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक क्लास के कोड की तरह होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई क्लास है, नोटपैड क्लास है। ठीक है, एक नोटपैड, तो अगर आप ये नोटपैड क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हो, आप ऐसे उसका एक स्पेशल मेथड भी कॉल कर सकते हो ना। अगर उसके अंदर कोई मेथड है नोटपैड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सेव फाइल एक मेथड है उसके अंदर, तो आप उसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो। समझ रहे हो बात को, है ना। एक नॉर्मल एक कोई क्लास है, फंक्शन है, उसके अंदर अगर कोई और फंक्शन है तो आप उसको डॉट लगा के कर सकते हो यूज। तो अगर हम ऐसे कर पाए तो ऐसे भी हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे हम समझते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंपोर्ट, ये तो हमने देख लिया कि ये इंपोर्ट करता है ओएस को, है ना। अगर मैं यहाँ पे ओएस लिखूंगा तो ऐसे इंपोर्ट कर रहा है, और ये विदाउट स्पेस हो रहा है, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपोर्ट कर देगा ओएस को, यहाँ पे आप देखोगे तो ओएस इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है शायद एक उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं लाइक ओएस नेम के, और फिर हम ऐसे कर सकते हैं ओएस डॉट सिस्टम। ठीक है, तो ये सेम काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आईडी, तो ये मुझे आईडी दे देगा। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया जैसे हम लिखते हैं इंपोर्ट ओएस फिर ओएस डॉट सिस्टम करते हैं। तो मैं इसको एक लाइन में कैसे कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ और इसके बाद में डॉट सिस्टम दे दूँ तो भी बात वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पहले आप ओएस का ऑब्जेक्ट बना लो और उसके अंदर एक सिस्टम मेथड है उसे कॉल कर दो डॉट लगा के। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आईडी लिखूंगा तो सेम बात हो जाएगी आईडी। तो ये क्या हो रहा है, वन लाइन में हमारा काम हो गया विदाउट स्पेस। तो शायद अगर ये काम कर जाए हमारे कैलकुलेटर वाले पे, तो हमारे को एक वर्किंग पेलोड मिल जाएगा जिससे हम सिस्टम कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा खोल लेते हैं GUI मेड इजी के अंदर कैलकुलेटर को, एंड यहाँ पे मैंने शायद सिंटेक्स में कुछ गलती कर दी है। एंटर मारते हैं, जीरो को हटाते हैं एंड पेस्ट करते हैं, एंड क्या मैं करूँ इक्वल्स टू, एंड हमारे को मिल चुका है UID रूट। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक दिक्कत है। यूजुअली जब आपको ऐसे एप्लीकेशन मिलती है तो हमारे को क्या होता है कि आउटपुट यहीं पे दिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि डीबगिंग हो ही रही हो पीछे। ठीक है, मान लो अगर ये एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको यहीं से टर्मिनल से रन कर रहे हो, तो ये जो पीछे डीबगिंग या लॉगिंग हो रही है ये हमारे को दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा क्या कर सकता हूं मैं जिससे मेरे को आउटपुट यहीं पे दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, एक डिफरेंट मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, सब प्रोसेस। सब प्रोसेस के अंदर एक फंक्शन होता है, मेथड होता है गेट आउटपुट। वो क्या काम करता है, नाम से आपको समझ आ रहा है, गेट आउटपुट। वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है, उसका आउटपुट वापस वहीं पे लाके दिखाता है। तो हम उसका यूज ले सकते हैं। यहाँ लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं सब प्रोसेस। ठीक है, और इसके बाद डॉट देके यहाँ पे हम देंगे, इसका मेथड होता है गेट आउटपुट। ठीक है, गेट आउटपुट हमारे को आउटपुट भी यहीं पे दिखा देगा। तो आईडी देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू करते हैं, अब आप देखोगे बूम हमारे को यहाँ पे मिल चुकी है हमारी UID रूट। तो हमने इसको यहाँ पे एप्लीकेशन को हैक कर लिया। एंड दिस वनरेबिलिटी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू अ डॉस वनरेबिलिटी। डॉस अगर आप लोग नहीं समझते, डॉस वनरेबिलिटी क्या होती है कि जो एप्लीकेशन है उसको अनरिस्पॉन्सिव बनाना। ठीक है, या तो उसको पूरा क्रैश करवा दो, या किसी भी तरीके से उसको अनरिस्पॉन्सिव बना दो, या उसको किसी स्लीप में लगा दो, इस टाइप से। तो हम इसको बिल्कुल सेम तरीके से डॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, टाइम को इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ टाइम को इंपोर्ट करने का उसका एक मेथड होता है स्लीप मेथड। ठीक है, स्लीप, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा 10 सेकंड के लिए स्लीप करो। जैसे ही मैं इक्वल्स टू पे दबाऊंगा आप देखोगे एप्लीकेशन हैंग हो गई ना, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मैं 6 पे भी कहीं पे भी क्लिक करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो पाएगा। वो 10 सेकंड के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो चुकी है। समझ रहे हो, तो ये हमने इसको यहाँ पे डॉस में भी कन्वर्ट कर दिया। तो आप किसी में भी कर सकते हो, और यहाँ पे इसका ये जो भी रिटर्न कोड आता होगा स्लीप मेथड का, वो यहाँ पे दिखा दिया, जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है। ठीक है, और सेम मेथड से अब आप इसका रिवर्शियल भी आपको पता है, आप यहाँ पे नेटकैट का यूज ले सकते हो, या बैश का रिवर्शियल डाल सकते हो सिस्टम के अंदर, कुछ भी करके आप रिवर्शियल भी बड़े आसानी से ले सकते हो। सो ये था हमारा पहला RCE, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे और एक दूसरा RCE भी इसके अंदर निकालेंगे। और आई होप सो आपको ये फन लग रहा हो काफी ज्यादा। ठीक है, और मजा आ रहा हो, क्योंकि कुछ नया भी सीखने को शायद आपको मिल रहा होगा। सो आई होप सो आपको इस वीडियो में मजा आया हो, और इसके अगले पार्ट में शायद और ज्यादा मजा आएगा, तो उसको भी जरूर देखना। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।